नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 26 फरवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपकी एग्जाम्स जैसे CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सभी के लिए यह हेल्प करेगी। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी सेटअप इन केरला। दोस्तों केरला कहाँ है? यहाँ पर आप देख सकते हैं केरला, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान हैं, ने हाल ही में मंगलपुरम में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन किया है। तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को 2 दशक पुरानी राज्य सरकार के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन केरल यानी IITM के उन्नयन के द्वारा स्थापित किया गया। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना डिजिटल प्रौद्योगिकी और इसके प्रबंधन में एक वैश्विक मानदंड स्थापित करने की आकांक्षा के साथ उच्च शिक्षा के भविष्य को दृष्टि से किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खुला है, और इसमें जो है 5 स्कूलों के साथ यह शुरू किया गया है, जिसमें कंप्यूटर विज्ञान एंड इंजीनियरिंग स्कूल यानी स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ डिजिटल साइंसेज, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड ऑटोमेशन एंड स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, स्कूल ऑफ डिजिटल ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट। तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ खुला है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, न्यू गाइडलाइन ऑन सोशल मीडिया रेगुलेशन। दोस्तों केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया नियमों पर नए दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया है, और इस सूचना प्रौद्योगिकी में इसे कहते हैं कि इसे प्रौद्योगिकी यानी इसका नाम क्या होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। तो यह कोड का नाम है, यानी इसके तहत किया जा रहा है सूचित, और इसका उद्देश्य यही है कि टू रेगुलेट द सोशल मीडिया एंड OTT प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिछले जो कुछ अभी जैसे कि तांडव और भी जैसे जो इस पर आए OTT प्लेटफॉर्म पर, यह जो है विवादास्पद फिल्में जो दिखाई गई, यह जो है जिसकी वजह से यह चर्चा में आ गया। यही कारण है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस तरह की अधिसूचना या गाइडलाइन जारी की है, और नियमों को सार्वजनिक रूप से केंद्रीय मंत्रियों रविशंकर प्रसाद एंड प्रकाश जावड़ेकर इन दोनों के द्वारा रखा गया। तो केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने आम भारतीयों को सशक्त बनाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने लोकप्रियता और विशाल उपयोगकर्ताओं को प्राप्त करने के लिए इन प्लेटफॉर्मों की प्रशंसा भी की। भारत में व्यापार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के कदम का स्वागत भी किया, लेकिन कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई। तो सोशल मीडिया पर नए दिशा निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ये भी ध्यान रखना कब आया था? 2000 में, के अनुसार बनाए गए हैं 87(2) कॉलम के तहत। तो इन दिशा निर्देशों को जनता के साथ साथ हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद जारी किया गया था। डिजिटल मीडिया से संबंधित जवाबदेही, पारदर्शिता और अधिकारों के बारे में चिंताओं को नकारने के लिए उनसे सलाह ली गई। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देशों को भाग 2 में, यानी कह सकते हैं पार्ट 2 ऑफ द गाइडलाइन विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देशों को भाग 3 में प्रकाशित किया जाएगा। यह भाग आचार संहिता और प्रक्रिया से संबंधित है। तो यह डिजिटल मीडिया के साथ संबंध को भी सुरक्षित रखेगा। तो याद रखना, पार्ट 2 में ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय को पार्ट 2 में रखा गया है, और पार्ट 3 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देशों को रखा गया है। अब बढ़ते हैं, कर्नाटका टू सेटअप ए फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर टू एड वैल्यू टू इट्स फ्लावर पावर। दोस्तों कर्नाटक राज्य बागवानी मिशन, या कह सकते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, बागवानी विभाग अंतर्राष्ट्रीय फूलों की नीलामी बेंगलोर यानी IFAB के सहयोग से एक फूल प्रसंस्करण केंद्र खोलेगा, यानी फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित कर रहा है, जिसमें बिना बिके फूलों की विभिन्न उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जाएगा। जो बिक नहीं पाते तो उनको कन्वर्ट कर दिया, जो अनसोल्ड फ्लावर इनटू वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट, उसका जो है उसका दूसरे उत्पादों में निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह से इन्हें इंक्यूबेशन सेंटर में इनको संसाधित किया जाएगा,
और फिर उसके बाद उन्हें प्राकृतिक रंगों, फूलों के कागज, अगरबत्ती, कॉस्मेटिक्स जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें इसको यूज किया जाएगा। और पुष्प यानी इसका जो पुष्प है और साथ साथ इसमें जो मूल्यवर्धित उत्पादों में इसे बदल दिया जाएगा। और यह सुविधा फूल किसानों को सहायता प्रदान करेगी। जो किसान फूलों का उत्पादन करते हैं उनकी आय में भी सुधार आएगा। जो ब्याज और साथ यह जो है उनको जो मतलब सड़ने का, गलने का जो अंदेशा रहता है उससे यह बचत होगी। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पहल है कर्नाटक सरकार की। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। इंडिया विल बिल्ड एम्बैंकमेंट। दोस्तों भारत जो है, भले चीन को लेकर के नेपाल ज्यादा भारत और नेपाल के बीच में विवाद रहा, लेकिन भारत का नेपाल के साथ गहरा नाता है, रोटी बेटी का संबंध है भारत से। तो इस तरह से नेपाल क्षेत्र के गांव को बाढ़ से बचाने के लिए भारत 500 मीटर लंबा एक लिंक तटबंध का निर्माण करेगा। और यह तटबंध श्रावस्ती के अलावा संतालिया को नेपाल के पिपरहवा और खड़ैचा अमृतपुरवा तटबंध से जोड़ेगा। तटबंध नो मैंस लैंड को पार करते हुए गुजरेगा। इससे क्या होगा कि 90% यानी 90% लाभ किसको मिलेगा? हमारे पड़ोसी नेपाल को। इसीलिए भारत एक सहिष्णु देश है। यानी एक तरह से देखा जाए तो भारत इन छोटे देशों के गार्जियन के रूप में दक्षिण एशिया में भूमिका निभाता है। और 10% मात्र हम लोगों को लाभ मिलेगा, वो भी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं श्रावस्ती और बहराइच के कुछ गांवों को। तो तटबंध पर आने वाला जो खर्च भी है वह कौन आह्वान करेगा? भारत करेगा। और पर्यवेक्षण लेकिन दोनों देश मिलकर करेंगे, ऐसा समझौता हुआ है। तो इस समझौते के तहत ये लिंक तटबंध भारत से नो मैंस लैंड को पार करते हुए नेपाल के अमृतपुरवा तक जाएगा। और दोस्तों राप्ती नदी के जल स्रोत के रूप में कुछ स्थानीय पहाड़ी नाले भी हैं। इसमें से गंधौली नाला प्रमुख है। इस नाले का पानी नेपाल के मलौना पुरवा पुल के रास्ते से भारतीय क्षेत्र में आता है, जहां से वह सीधे भकला में मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है भारत की। थोड़ा सा नेपाल के बारे में भी जान लीजिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है, खास कुरा भी है। और दोस्तों देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश की 22 भाषाओं में से एक नेपाली भी है। और नेपाली भाषा कब जुड़ी थी? कोंकणी मणिपुरी नेपाली 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में। तो हमारे पड़ोस में है। आप देख रहे हैं ना, हमारे ये उत्तराखंड स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश करता है, बिहार करता है, पश्चिम बंगाल करता है और सिक्किम करता है। तो ये 5 राज्य स्पर्श करते हैं। और दोस्तों नेपाल बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता लिए हुआ है। यहाँ पर करीब 90% हिंदू मतावलंबी लोग रहते हैं, यानी एक तरह से हिंदू राष्ट्र था। हालांकि अब एक लोकतांत्रिक देश हो गया है, तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों का अब धीरे धीरे जमावड़ा हो रहा है। और दोस्तों काठमांडू इसकी राजधानी है। और सबसे ऊंची चोटी, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, किसे? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, जिसे जो है माउंट एवरेस्ट, जिसे तिब्बत में चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। याद रखना, चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। और नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यहाँ और भी चोटियां हैं, जैसे तो माउंट एवरेस्ट के अलावा यहाँ अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, और जो है क्या कहते हैं, मंसालू है। यह सब चोटियां नेपाल में अवस्थित हैं। और दोस्तों जैसे अपने यहाँ लघु हिमालय, कौन लघु हिमालय? जैसे पीर पंजाल जो है श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी है और नागटिब्बा श्रेणी है। तो नेपाल में लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना दोस्तों, किस श्रेणी के नाम से? महाभारत। इन नेपाल लेसर हिमालय इज नोन एज महाभारत रेंज। दोस्तों यहाँ की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी हैं, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हैं, जो कि अभी बहुत ही विवादों में चल रहे हैं। और यहाँ की करेंसी देख रहे हैं ना, रुपया है, हमारे देश की ही मिलती जुलती है, तो यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन रिवर्सेस ट्रंप ग्रीन कार्ड बैन। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन, जो कि 46वें राष्ट्रपति बने हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा
वैश्विक महामारी के दौरान लागू की गई उस नीति को निरस्त कर दिया है जिसमें ग्रीन कार्ड आवेदकों के अमेरिका आने पर रोक लगाई थी। और इस कदम से अमेरिका में H-1B वीजा पर काम करने वाली भारतीयों को बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। तो ग्रीन कार्ड का आधिकारिक रूप से स्थायी निवासी कार्ड कहा जाता है। यह अमेरिका में अप्रवासियों के लिए दिया जाने वाला एक दस्तावेज है जो इस बात का प्रमाण है कि उक्त व्यक्ति को स्थायी रूप से देश में रहने का अधिकार है। और दोस्तों H-1B वीजा क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। तो यह एक गैर प्रवासी वीजा है। यह किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल तक काम करने के लिए जारी किया जाता है। तो अमेरिका में कार्यरत कंपनियों को यह वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी हो। और दोस्तों इस वीजा के लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे इसे पाने वाला व्यक्ति स्नातक होने के साथ किसी क्षेत्र विशेष में योग्यता हासिल होनी चाहिए। साथ ही इसे पाने वाले कर्मचारी की सैलरी कम से कम $60,000 यानी 40 लाख रुपए सालाना होना जरूरी है। और इस वीजा को एक खासियत यह भी है कि अन्य देशों के लोगों से अमेरिका में बसने का रास्ता भी आसान कर देता है। H-1B वीजा धारक 5 साल के बाद स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस वीजा की मांग इतनी ज्यादा है कि इसे हर साल लॉटरी के जरिए निकाला जाता है और खासकर हमारे भारतीय लोग लगातार लगे रहते हैं। तो H-1B वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल TCS हमारे देश की कंपनी है, विप्रो, इंफोसिस, टेक महिंद्रा जैसी 50 से ज्यादा IT कंपनियों के अलावा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां भी करती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। यहां पर यह पिक्चर देख रहे होंगे, यह दुष्यंत चौटाला है। यह हरियाणा से आते हैं। दुष्यंत चौटाला को 4 साल की अवधि के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष रूप में फिर से चुना गया है। दोस्तों यह 84वीं वार्षिक बैठक के दौरान उन्हें सर्वसम्मत से चुना गया। वह हरियाणा के वर्तमान उप मुख्यमंत्री भी हैं। 32 वर्षीय को पहली बार TTFI के अध्यक्ष के रूप में जनवरी 2017 में चुना गया था। चूंकि इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे टेबल टेनिस फेडरेशन के। थोड़ा सा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कह सकते हैं यह नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। IRDAI लॉन्चेज स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट कवर। दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मानक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर लॉन्च किया है जिसे सर्व सुरक्षा बीमा कहा जाता है। इससे लोगों को बहुत लाभ होगा। यह दुर्घटना कवर 1 अप्रैल 2021 से सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से पेश किया जाएगा। इस उत्पाद ने अधिकतम 1 करोड़ रुपए का आश्वासन दिया है जबकि न्यूनतम सुनिश्चित राशि 2.5 लाख रुपए है। ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। इस निर्दिष्ट सीमा से परे बीमाकर्ता अपनी ओर से सुनिश्चित राशि की पेशकश के लिए स्वतंत्र है और इस तरह के सम एश्योर्ड के लिए एक ही नाम दिया जा सकता है यदि सभी नियम और शर्तें समान हों। और दोस्तों उत्पाद में एक मूल कवर भी शामिल है जिसके लिए बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटना में घायल होने के कारण बीमा धारक की मृत्यु के बाद बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। ऐसे मामलों में दुर्घटना की तारीख से 12 महीनों के भीतर मृत्यु हो जाती है तब। तो इस तरह से स्थायी कुल विकलांगता के मामलों में बीमा कंपनी द्वारा समान लाभ का भुगतान किया जाएगा। आंशिक अपंगता की स्थिति में 50% तक की बीमा राशि के बराबर लाभ का भुगतान किया जाएगा। तो पॉलिसी अवधि समाप्त होने के बाद भी पॉलिसी धारक को आधार कवर के तहत लाभ मिलेगा, लेकिन दुर्घटना की तारीख से 12 महीने के भीतर लाभ को उठाना चाहिए। तो यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। कंपनी का एक वैकल्पिक कवर भी प्रदान करेगी और वैकल्पिक कवर के तहत यदि बीमित व्यक्ति किसी दुर्घटना में चोट का कारण बनता है तो इसके कारण वे रोजगार से संलग्न होने में असमर्थ है तो उस व्यक्ति को 1 सप्ताह में बीमित राशि के 0.2% की दर से मुआवजे के लिए वह पात्र होगा जब तक कि वह वापस नहीं लौट जाते। तो दोस्तों इस तरह से यह काफी महत्वपूर्ण है पहल। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। यह पिक्चर आप देख रहे होंगे, यह अभिनेता कबीर बेदी का पिक्चर दिख रहा है। तो वयोवृद्ध अभिनेता कबीर बेदी ने अपने संस्मरण के साथ आए हैं जिसका शीर्षक है स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ ए एक्टर, जो कि अप्रैल 2021 में रिलीज होगी। पुस्तक में बेदी ने अपने जीवन की कहानी के बारे में इसमें शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, उनके रिश्ते, शादी, तलाक सहित
क्या उनके विश्वास बदल गए और भारत, यूरोप व हॉलीवुड में फिल्म, टेलीविजन और थिएटर में उनके रोमांचक दिन भी शामिल हैं। तो इन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया है, यूरोपियन सिनेमा में भी काम किया है और इस पुस्तक को वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की जाएगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। बहुत ही अच्छी खबर और रोचक खबर है। मात्र 2 दिन टेस्ट मैच चला। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गुरुवार को इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे हो गई है। भारत को जीत के लिए 49 रन बनाने थे, जो उसने बिना गंवाए 7.4 ओवर में बना लिए। रोहित शर्मा 25 गेंदों पे जो है 25 रन बनाए, नाबाद रहे और शुभमन गिल ने भी 21 गेंदों पर उन्होंने 15 रन बनाकर नाबाद रहे। तो इस तरह से भारत जीत गया और अक्षर पटेल मैन ऑफ द मैच चुने गए। दोस्तों इन्होंने 11 विकेट लिया। पहली पारी में इन्होंने जो है 6 विकेट लिया था, दूसरी पारी में 5 विकेट लिया। तो इस तरह से वह किसी एक डे नाइट टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने। रविचंद्रन अश्विन ने 7 विकेट लिया, 1 विकेट ईशांत शर्मा और 1 विकेट वाशिंगटन सुंदर के खाते में गया। इस मैच में स्पिनर्स ने 19 विकेट लिए। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। दोस्तों 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी इसकी मुंबई है, माया नगरी कहा जाता है इसे, आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है भारत की। नागपुर इसकी शीतकालीन राजधानी है। दोस्तों 36 जिले हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। दोस्तों यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी विधानसभा और विधान परिषद, जिसमें 288 सीटें हैं, 78 परिषद की सीटें हैं, यानी राज्य परिषद की, स्टेट काउंसिल आर्टिकल 169 में आता है, याद रखना। राज्यसभा की सीटें 19 हैं दोस्तों, आर्टिकल 81 है। और लोकसभा की सीटें अनुच्छेद 80 के तहत आता है। और सबसे ज्यादा मतलब सेकंड सबसे हाईएस्ट लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, याद रखना 80 सीटें हैं। और कुल क्षेत्रफल यहां पर आप देख सकते हैं 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, इसको वर्ग किलोमीटर यहाँ स्क्वायर भी लिखा है। और दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 370 पर स्क्वायर किलोमीटर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आधिकारिक भाषा यहाँ की जाहिर सी बात है मराठा। यहाँ की साक्षरता दर 82.34, लिंगानुपात 921/1000। यहाँ का जो स्तनपायी है भारतीय विशाल गिलहरी यानी इंडियन गैंट स्क्वायरल। और बर्ड यहाँ का येलो फुटेड ग्रीन पिजन है, ये ध्यान रखना दोस्तों। और इंसेक्ट्स ब्लू मॉर्मन। और फूल जरूल है। और वृक्ष जो है आम का पेड़ यानी आम, मैंगीफेरा इंडिका इसका वनस्पतिक नाम है। दोस्तों अब थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कि तेलंगाना भी इसको स्पर्श कर रहा है, यानी महाराष्ट्र हमारे देश के पश्चिम भाग में स्थित है और तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आबादी में यह दूसरा सबसे बड़ा। तो इधर आप देख सकते हैं ये अरब सागर है, ठीक है। नीचे ये देख रहे हैं ना, गोवा को स्पर्श कर रहा है, कर्नाटक को स्पर्श करता है, तेलंगाना को, छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, गुजरात को करता है। तो 1 2 3 4 5 6 राज्यों को स्पर्श करता है। और यहीं पर देखिए दमन दीव दादर नगर हवेली भी है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे। तो इस तरह से महाराष्ट्र यह जो है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया ही। मुंबई यहाँ की राजधानी, से आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। नागपुर राज्य की सहायक राजधानी, जैसा कि मैंने बताया, शीतकालीन राजधानी। और यहाँ का जो इतिहास है काफ़ी समृद्ध है, कुछ महान शासकों ने यहाँ पर राज किया, उनके नाम की सांस्कृतिक विरासत के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का अस्तित्व 3री सदी से ही है। यह उद्योग, वाणिज्य, लेन देन और व्यापार का केंद्र था। दोस्तों महाराष्ट्र के भूगोल की अगर बात की जाए तो मशहूर डेक्कन का प्लेटू, ये डेक्कन का पठार है ना, जैसे अगर बात की जाए तो इसे डेक्कन का पठार, ये लावा निर्मित पठार है। कैसा है? लावा निर्मित पठार है, यानी क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रिया के दौरान यहाँ पर बैसाल्टिक लावा फैल गया और यही बैसाल्टिक लावा
काली मृदा में परिवर्तित हो गया, जिसे ब्लैक सॉइल कहते हैं, जिसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं, जिसे सेल्फ प्लॉविंग सॉइल भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि स्वतः जुताई वाली, इसकी ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता काली मृदा में सबसे अधिक होती है और इसे कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कपास के उत्पादन के लिए काली मृदा सबसे बेहतर मानी जाती है। यही कारण है कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर को कोटोनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोटोनोपोलिस ऑफ इंडिया। याद रखना प्यारे बच्चों। तो यानी इसे सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। और कपास के महान, मतलब कह सकते हैं महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों में, यानी महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर गुजरात तक है, और गुजरात का अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी तरह से उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है दोस्तों। और गुजरात के अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। और यह गन्ना के यानी चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण प्रथम स्थान है, चूंकि गन्ना के पेराई वाले दिन ज्यादा होते हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो यह काली मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसके काले होने का कारण क्या है? मैग्नेटाइट टिटेनी फेरस का पाया जाना। यही कारण है कि इसकी मृदा, यहाँ पर इसे काली मृदा कहा जाता है। दोस्तों, यहां से कृष्णा यानी महाराष्ट्र से गोदावरी और कृष्णा नदियां निकलती हैं। गोदावरी कहां से निकलती है? त्रयंबक पठार से निकलती है। और कृष्णा कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। और पश्चिमी घाट पर्वत कह सकते हैं कि प्रमुख भाग, यानी उत्तरी भाग, इसको उत्तरी सह्याद्री, यानी पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों याद रखना, सह्याद्री पर्वत है, पठार है, मैदान है कि अपर्दित खड़ा कगार है? तो याद रखना, इट इज एन स्कार्पमेंट, यानी ये ऐसे अफ्रीका महाद्वीप में जुड़ा था। जब पैंजिया का विखंडन हुआ तो ये टूटा हुआ भाग है। तो इसीलिए पश्चिमी घाट पर्वत न कहकर के इसे हम स्कार्पमेंट कहते हैं, अपर्दित खड़ा कगार कहते हैं। और उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। और ये कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में ही है, 1646 मीटर ऊंची है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर है। बच्चों याद रखना, 1438 मीटर ऊंची है। और यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, जो कि 1400 किलोमीटर लंबी है। और त्रयंबक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। और यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। कोंकण रेलवे तो सुना होगा, यहीं से गुजरता है। तो इस तरह से यह जो है शिक्षा, यहाँ पर करीब विश्वविद्यालय, 19 राज्य विश्वविद्यालय हैं, लाखों छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत, यहाँ गणेश चतुर्दशी पूरे राज्य में भरपूर उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके साथ साथ होली, दशहरा, दीपावली, ईद, क्रिसमस भी मनाते हैं। यहाँ मनाए जाने वाले अन्य त्योहारों में गुड़ी पाड़वा, नारली पूर्णिमा, मुहर्रम, महाशिवरात्रि, वट पूर्णिमा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तरह से औरंगाबाद का अजंता एलोरा महोत्सव, एलिफेंटा महोत्सव भी लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। और दोस्तों यहाँ का लोकप्रिय जैसे धनगरी, लावणी, पोवादास, तमाशा, ये कई बार आया हुआ एग्जाम में, कोली नृत्य, तो यह महत्वपूर्ण है। इनमें से कला और डींडी धार्मिक लोक नृत्य भी माने जाते हैं। तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। और पर्यटन के लिए यहाँ पर फिल्म उद्योग है ही, लोग देखने आते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, जुहू बीच, एसएल वर्ल्ड, सिद्धि विनायक, हाजी अली दरगाह, मणि भवन, जहांगीर आर्ट गैलरी आदि भी बहुत अच्छी जगहें हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ की जलवायु, यानी न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, औसतन अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो यह जो है महत्वपूर्ण, यहाँ मराठी भाषा बोली जाती है, जैसा कि आपको पता ही है। और यहाँ पर जैसे मुंबई एयरपोर्ट है, शिवाजी टर्मिनल, यह सब महत्वपूर्ण हैं परिवहन के लिए। अगर व्यस्ततम हवाई अड्डा, यहाँ पर छोटे छोटे 49 बंदरगाह हैं, तो ये ध्यान रखना, छोटे छोटे यहाँ पर बनाए गए हैं। निजी एयरलाइनें भी उड़ान भरती हैं यहाँ से, सरकारी और निजी दोनों। तो यह महत्वपूर्ण है।
अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि लगातार बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में अंजलि कुमारी हैं, सत्यम चौधरी, सुभाष रानी, अजय सिंह, सरबर्था बनर्जी, एडम हर्षा, रितेश पांडे, नीरज हिमता, सचिन वशिष्ठ, कुलदीप सिंह, मुस्कान हरुण शेख। ये पूछ रही हैं कि सर भू स्थानिक डेटा का मतलब क्या होता है। बेटा ये हमने बताया था क्लास में, एक दिन की खबर आई थी भू स्थानिक डेटा, उसके बारे में बताया था। हालांकि यहां भी सुन लीजिए, भू स्थानिक डेटा उसे कहते हैं, जियो स्पेशियल या भू स्थानिक डेटा दरअसल किसी खास क्षेत्र में धरती की सतह पर भौगोलिक स्थिति और वहां मौजूद सभी संरचनाओं की जानकारी देता है। यानी कौन सी संरचनाएं? इसमें किसी भी खास जगह पर मौजूद, जैसे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, गड्ढे हैं, खाई हैं, नदी, तालाब, खेत, कच्चे पक्के निर्माण, हरियाली, कोई अन्य प्राकृतिक संरचनाएं, इनकी लोकेशन, पता, ये सब शामिल होते हैं भूस्थानिक डेटा के अंतर्गत। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सूरज उपाध्याय, रॉक माइकल और वंदना सैंधव, हितेश स्वामी और राजेश कुमार, ओम घोष, आस्था झा, सौरभ चौधरी, सबा तस्कीन, संजय नेगी, निदा खुर्शीद, शिवम चौधरी, विश्वजीत कुशवाहा, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, किरण रिजिजू, श्रीपद नाइक। नेक्स्ट है, किस पड़ोसी देश को बाढ़ से बचाने के लिए भारत एक लिंक तटबंध का निर्माण करेगा? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H1B वीजा इज ए नॉन माइग्रेंट वीजा, हाउ मेनी ईयर इज इट issued to an employee to work in the US? यानी H1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है या किसी कर्मचारी को अमेरिका में कितने साल काम करने के लिए जारी किया जाता है? 5, 6, 7 या 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया? राज्यवर्धन सिंह राठौर, दुष्यंत चौटाला, प्रफुल्ल पटेल या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है? बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई या चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ ए एक्टर किस अभिनेता की पुस्तक है? अमिताभ बच्चन, राकेश रोशन, कबीर बेदी या शशि कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच खिताब किसने जीता? रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, विराट कोहली या ईशांत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी अकॉर्डिंग टू एरिया। थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। एंड लास्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40, 42, 48 एंड 80। इसी में से आपको बताना है। आशा करता हूं कि आज की भी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।